बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। शाम के कोई 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो इधर से रोने की आवाज़। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें चुप कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई कि भाई आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी तो बताएं, और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुँचा तो देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन भाई साहब कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में तो मुझे यूं लगा कि ये मजाक है, लेकिन फिर मैंने बच्चों से पूछा आपकी दादी किधर हैं, तो बच्चों ने बताया पापा इन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में छोड़ आए हैं। ये सुनकर मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को एक एक कप चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की कि चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी। वो कुछ ही देर में मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों में से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साला माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ इतनी गैर अहम हो गई हैं कि मेरी बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी, बल्कि नौकर तक भी इनसे ख़राब तरह से पेश आने लगे थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले मुझसे कह दिया तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू जी इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम काज करके मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घरों में काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में अकेला छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान देने वाला था तो माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़्यादा बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तो तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म हूँ। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के हिस्से हैं, आज हम इनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए हैं जो इनकी किसी आदत और किसी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपनी ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बग़ैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले कर दूँगा और ख़ुद भी इसी ओल्ड एज होम में रह लूँगा। वहाँ कम से कम माँ का साथ तो रहेगा। मेरी माँ मेरा अपना घर होने के बावजूद अगर ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो फिर मुझे भी शायद कुछ अरसे बाद वहीं जाना पड़ेगा। अभी से माँ के साथ रहते रहते मेरी आदत भी हो जाएगी
اور ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بھائی جتنا بول رہے تھے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ باتوں میں رات کے 12:30 بج گئے۔ میں نے بھابھی جی کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پچھتاوے کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا چلو ہم لوگ ابھی فوراً اولڈ ایج ہوم چلتے ہیں۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سب اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے اندر میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب بھی آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تو اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوگے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے غصیلے میں انداز میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ انہیں گھر لے جا کر کہیں جان سے مار ڈالیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں ہیں۔ اس پر وہ مجھے ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ماں کی کیفیت دیکھ کر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی تھی۔ ماں وہ فوٹو اپنی بغل میں لیے ہوئے تھی جیسے کسی بچے کو سلا رہی ہوں۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو سب ہی جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے۔ ان سب کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ کچھ بوڑھے اس امید سے خلاؤں میں گھر رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ توبہ کس قدر بے بسی تھی ان کی ویران آنکھوں میں۔ راستے بھر سب بظاہر تو خاموش تھے لیکن دل میں جذبات کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے قریباً 3:45 ہو گئے۔ اب بھابھی جی بھی یہ سمجھ گئی تھیں کہ اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے، اور میں گھر بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور مناظر آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ہماری روایات اور تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کا سماج کیسے ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ دوستو اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔